हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं शालिनी शर्मा आप सबके सामने प्रेजेंट हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास को लेकर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट। और इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हम ट्राई करते हैं कि पूरे के पूरे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके लेके आऊंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास। तो आज माइक्रो इकोनॉमिक्स को फर्स्टली जो इकोनॉमिक्स को माइक्रो एंड मैक्रो में डिवाइड किया है, दैट इज फर्स्टली मेड बाय प्रोफेसर रैग्नोर फ्रिश्क। वो कहाँ से थे? ऑस्लो यूनिवर्सिटी, दैट इज सिचुएटेड इन नॉर्वे, इन 1933। तो मास्लो प्रोफेसर रैग्नेट फ्रिस्क ने इसको डिवाइड किया था 1933 के अंदर, फर्स्टली माइक्रो एंड मैक्रो को क्लासिफिकेशन। अब हम स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। कल भी हमारी बात हुई थी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो माइक्रो नेम से ही पता चल रहा है। माइक्रो माइक्रो जो है वो ग्रीक वर्ड माइक्रोस, MIKROS, माइक्रोस से लिया है गया है। और माइक्रोस का मतलब ही क्या होता है? स्मॉल। हम कहते हैं ना कि एक माइक्रो चिप चाहिए हमें, तो माइक्रो का मीनिंग क्या हो गया कि एक स्मॉल चिप चाहिए हमें। क्लियर है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंपनी, मींस एक स्मॉल लेवल पे जिसकी स्टडी करते हैं, दैट इज नॉन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है बच्चे? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं एट एन इंडिविजुअल लेवल, जैसे कि डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल, सप्लाई ऑफ ए फर्म। तो इस तरह से जब एक इंडिविजुअल लेवल की जो स्टडी होगी वो सारी की सारी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लेकर चलेंगे। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स, हाँ जी, और माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोल देते हैं। तो कई बार माइक्रो इकोनॉमिक्स की जगह आ जाता है कि व्हाट इज प्राइस थ्योरी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नॉन एज प्राइस थ्योरी। नेक्स्ट वन है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो जो मैक्रो है वो आपका ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया, MAKROS। मैक्रोस का मीनिंग होता है लार्ज। तो ग्रीक वर्ड मैक्रोस से है, तो लार्ज, लार्ज का मतलब ही क्या हो गया है कि ओवरऑल किसी भी ग्लोबल के बारे में, ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं। इसके अंदर आप पूरी की पूरी एंटायर इकोनॉमी, एग्रीगेट कंजम्पशन, जनरेट प्राइस लेवल, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सॉरी डिमांड सप्लाई तो हमारा माइक्रो के अंदर आएगा, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, जीडीपी लेवल। जब इस तरह की पूरी ओवरऑल इकोनॉमी की बात की जाती है तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लेते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी एक अदर नेम है, दैट इज नॉन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो आपने पूरे का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ही रीड करना है। इकोनॉमिक्स के मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ही आपने वहां पे प्रेजेंट करना है। क्लियर हो गया है बच्चे? नाउ वी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए, जिसके अंदर फर्स्ट वन है कि ये स्मॉल यूनिट्स ऑफ इंडिविजुअल, कि स्मॉल यूनिट्स के बारे में इसके अंदर स्टडी करता है। स्मॉल पार्ट्स ऑफ वेरिएबल ले लो, इसके अंदर वेरिएबल के अंदर जैसे कंजम्पशन हो गया है, इनकम हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग्स हो गई हैं। तो वेरिएबल्स के अंदर आप नंबर ऑफ पार्ट्स ले सकते हो। वेरिएबल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट को, इनकम, सेविंग्स, तो इन सब की जब स्टडी करता है स्मॉल लेवल पे, तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लेके चलते हैं। नेक्स्ट वन है कि जब फर्म को डिसीजन लेना होता है, फर्म डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के बेस पे फार्म को डिसीजन लेना है अबाउट द प्रोडक्शन, प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन लेना है।
या डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे उन्होंने कितना प्राइस फिक्स करना है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो उसके बारे में जो स्टडी हो रही है वो भी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी होगी। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वन है कि इसके अंदर आप इंडिविजुअल यूनिट्स जैसे कंज्यूमर, फर्म, इंडस्ट्री, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक साथ के साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये स्टडी करता है ग्रुप की। अब ग्रुप की कैसे स्टडी करता है उसके बारे में आप लेके चलो। तो जैसे आपका एक ए कस्टमर है, एक बी है, एक सी है, तो बी सी कस्टमर 2 3 4 5 6 1 1 6 9, तो डिफरेंट कस्टमर्स हो गए ए बी और सी, और यहाँ पे हमारा प्राइस है मान लीजिए 2 हो गया है, फिर यहाँ पे 4 ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 8 ले लो, 4, फिर 5, फिर इनवर्स रिलेशनशिप नहीं बनेगा ना, हाँ ठीक है, 4 5 6 हो जाएगा। तो अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो इंडिविजुअल कस्टमर्स है इनको हमने पूरे का पूरा मार्केट डिमांड में कन्वर्ट कर दिया कि मार्केट डिमांड कितनी है, तो इनका एडिशन कर लेते हैं। मीन्स आप सीधी सी बात ये देखिए कि मार्केट डिमांड के अंदर हम एग्रीगेट कर देते हैं सभी के सभी इंडिविजुअल्स का, ठीक है, तो वो चीज बन जाती है मार्केट डिमांड। तो मार्केट के बारे में जब स्टडी करते हैं, मींस एक पार्टिकुलर पार्ट को जब हम ग्रुप में डाल देते हैं, पूरा एग्रीगेट कर देते हैं इंडिविजुअल कस्टमर्स को, जैसे ए बी और सी, इन तीनों की इंडिविजुअल डिमांड्स को हमने कंबाइंड कर दिया, हमने ग्रुप बना दिया, और उस ग्रुप की जो स्टडी कर रहे हो वो भी हम किस में लेके चलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। क्लियर हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट वन है कि आप जब बिजनेस के अंदर डिसीजन लेते हो, ठीक है, आपने बिजनेस के अंदर डिसीजन लेना है कि किस तरह से बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बेस्ड ऑन डिमांड, बेस्ड ऑन सप्लाई, अगर आप डिसीजन ले रही हो तो वो सारे के सारे एक फॉर्म जो डिसीजन लेती है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वन है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मार्केट कंडीशंस के बेस पे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव स्टडी करती है, उसको भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लेके चलते हैं, और इसको हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं। अब एक्सटेंसिव स्टडी का मतलब होता है जब लार्ज लेवल पे आप स्टडी कर रहे हो, और इंटेंसिव हो गया जब स्मॉल लेवल पे स्टडी कर रहे हो। क्लियर है कि डेप्थ के अंदर जब आप स्टडी कर रहे हो तो वो सारी की सारी हमारी माइक्रो एंड मैक्रो के अंदर हम इंक्लूडेड करेंगे, दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। क्लियर हो गया है। अब हमारे पॉइंट्स आ गए हैं कि स्कोप क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो फर्स्ट वन है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर थ्योरी ऑफ डिमांड, किसी प्रोडक्ट की क्या डिमांड होगी ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज होने पे किसी प्रोडक्ट की क्या डिमांड होती है, और कस्टमर कितनी डिमांड कर रही है ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, उसको हम थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर लेकर चलते हैं। क्लियर हो गया है कि कंज्यूमर अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं या लिमिटेड जो इनकम है उससे कैसे अल्टरनेटिव यूज करे उस इनकम का, ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, और इसी को हम बोल देते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। क्लियर हो गया बच्चे कि इसके अंदर थ्योरी ऑफ डिमांड में क्या होता है। नेक्स्ट वन है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। अब आपने डिमांड को तो सिलेक्ट कर लिया, अब डिमांड जब फाइनल हो गई है तो उसके बेस पे एक फर्म कैसे प्रोड्यूस करे, किस टाइप की प्रोडक्शन करे। अब प्रोडक्शन के लिए मान लीजिए आप क्लॉथ्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, क्लॉथ्स के अंदर भी डिफरेंट है, मेल फीमेल जॉन हो गया, किड्स जॉन हो गया। अब मेल के अंदर भी तो बहुत सारे हैं, मेल के अंदर मान लीजिए आप इसमें भी डिवाइड कर सकते हो कि किड्स हो गया, यंगस्टर हो गया, एडल्ट्स हो गए, ठीक है, फिर आगे ओल्ड एज ले सकते हो हम। तो आप इस तरह से कि किनके लिए प्रोड्यूस करना चाहते हो वो भी बात आ जाती है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर।
क्लियर हो रहा है आपको पॉइंट, कि जब आपने डिमांड फिक्स कर दी है कि मान लीजिए सबसे ज्यादा डिमांड क्या है, किड्स जॉन की है, तो किड्स के अंदर हम किस तरह से प्रोडक्शन करें, एक फर्म किस तरह से प्रोडक्शन करेगी, वो चीज भी आ जाएगी। जो भी डिसीजंस लेगी वो आपके सारे के सारे डिसीजन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हो जाएंगे। इसके अंदर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी लेके चल सकते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, तो बच्चे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कैसे यूटिलाइजेशन किया जाए वो भी हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन है थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। अब आपने प्रोडक्शन तो कर दी है, अब प्राइस कैसे फिक्स किया जाए वो भी तो एक बहुत बड़ा इशू है ना। तो अब मार्केट्स भी, नंबर ऑफ मार्केट्स हैं कि मोनोपोली हो गया है, ऑलिगोपोली, डिओपली, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो कि किस तरह की मार्केट है और हमने अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस फिक्स करना है, दैट इज इंक्लूडेड इन थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। अब आप मोनोपोली, ठीक है, मोनोपोली में क्या है, वन सेलर है और मैनी बायर्स है, ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या कर देते हो, प्राइस हाई फिक्स कर देते हो, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मैनी बायर्स, मैनी सेलर्स, मैनी सेलर्स, तो आप इसके अंदर प्राइस जो है वो हाई नहीं फिक्स कर सकते, होमोजीनियस प्राइस फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो भी स्टडी करें हैं कि जितनी भी मार्केट्स हैं उन मार्केट्स के बेस पे हम कैसे प्राइस को फिक्स्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, तो उसको हम मान के लेके चलते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन में। समझ आ गया आपको, यस और नो, यस, ओके। नेक्स्ट वन है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग के अंदर आपके थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग लेके चलो। फैक्टर प्राइसिंग के अंदर आपको ध्यान होगा, मैंने ये समझाया था आपको फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है। इसके अंदर अब लैंड के बदले में हम क्या देते हैं, रेंट, लेबर के बदले में वेजेस दे देते हैं, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट दे देते हैं, एंटरप्रेन्योर के बदले में हम दे देते हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो फैक्टर प्राइसिंग, दिस इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसको हम फैक्टर प्राइसिंग के अंदर लेके चलते हैं। तो जब आपको इनकम रिसीव हुई है गुड्स को सेल करने पे, तो उस इनकम को आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे, ये जो फैक्टर प्राइसिंग हमारे पास आए हैं। क्लियर हो गया है कि आप अपनी इनकम को, रेंट कितना देना है आपने, वेजेस कितनी देनी है, इंटरेस्ट कितना देना, प्रॉफिट्स कितना देना है, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सारे का सारा डिसीजन जो है वो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग के अंदर लिया जाता है। क्लियर हो गया बच्चे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट वन है ऑप्टिमम रिसोर्सेज ऑफ एलोकेशन है, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका क्या पॉइंट है, ऑप्टिमम एलोकेशन क्या होता है, ऑप्टिमम एलोकेशन के अंदर कि आपके पास पर्टिकुलर कोई रिसोर्स है या पर्टिकुलर कोई इनकम है, उस इनकम को आपने इस एफिशिएंटली वे में डिस्ट्रीब्यूट किया है कि अब आपका उसको चेंज करने का मन नहीं है। आप ये नहीं कहोगे कि इसमें ये भी चेंजेस हो सकते थे, ये भी चेंजेस हो सकते थे। आपके पास मान लीजिए 1,00,000 रुपीज की इनकम है, 1,00,000 को आपने फैक्ट्री प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, ये जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या प्रॉफिट, या आप जो भी रिसोर्सेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ, 1,00,000 को मैंने मान लीजिए ए, बी और सी इन अल्टरनेट्स में डिवाइड कर दिया, ए बी सी के अंदर। तो ए बी सी में डिवाइड करने के बाद अब मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं है, माइंड में नहीं है कि मैंने ए का इतना पार्ट बी में डिस्ट्रीब्यूट करना था या बी का इतना पार्ट सी के अंदर इंक्लूड करना था। नो, मुझे ये हुआ है कि मैंने जो रिसोर्सेज को एलोकेट किया, इट इज द बेस्ट एलोकेशन, ठीक है। तो जो ये बेस्ट एलोकेशन आपने जो नाम दिया, इसको हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट,
कि जो आपने रिसोर्सेज का एलोकेशन किया और उसके अंदर अब चेंज करने की नीड नहीं होती है और इससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट इज नॉन एज इक्विलिब्रियम लेवल। क्लियर हो गया बच्चे? इक्विलिब्रियम मैं लिख देती हूँ, EQUILIBRIUM, दैट इज इक्विलिब्रियम लेवल। क्लियर हो गया है? तो कोई भी कंज्यूमर, कोई भी फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल पे कब होती है? जब किसी कस्टमर ने या फर्म ने अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम एलोकेशन किया हुआ है, तो उसको हम इक्विलिब्रियम लेवल मान लेते हैं। एंड नेक्स्ट वन है हमारा कंज्यूमर्स वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है? जिसके अंदर आप डील करते हो किसी भी वेलफेयर ऑफ पीपल एज कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, कि आप इसके अंदर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स का किस तरह से वेलफेयर कर रहे हो, वो सारी की सारी स्टडी भी हम लेके चलते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर। मैंने जैसे आपको क्लासमेट का एग्जांपल दिया था कि आप एनवायरनमेंट के लिए क्या स्टडी वेलफेयर कर रहे हो, आप कस्टमर के लिए क्या वेलफेयर कर रहे हो, वो सारी की सारी स्टडी जो है वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाती है। आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे जो मीनिंग और स्कोप को रिवाइज कीजिए। अब मैं आपके साथ मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। प्लीज बी हैप्पी एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।